आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का यूनिट 3 जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें बेसिकली हम लोग जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट सब पढ़े हैं ना, ये कुछ उसी जैसा है। तो ये इसमें एक टॉपिक जो है वो अभी हम लोग में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अभी नहीं है इसमें, ये बस पार्ट 1 है। इसमें फुल्ली यूनिट 3 कवर्ड नहीं है। तो सबसे पहला इसमें जो है ना वो है प्रोपोर्शन। ये ई लिखा हुआ है, ये ई नहीं है, ये ओ है। ये प्रोपोर्शन या फिर स्टेटमेंट दोनों सेम है, या तो प्रोपोर्शन लिखा हुआ है या स्टेटमेंट, तो वो जो है ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें अगर या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो उसको हम लोग प्रोपोजिशन कह सकते हैं। तो जो है ना इसका दो वैल्यू होता है, या तो ट्रू और फॉल्स। तो वो ट्रू और फॉल्स को डोनेट करने के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं उसका वो है ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ। और इसी को हम लोग समटाइम्स जो है ना ट्रू को हम लोग 1 से डोनेट करते हैं और फॉल्स को हम लोग 0 से डोनेट करते हैं। तो जो भी सेंटेंस, और सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी हो या इंट्रोगेटिव है, वो कभी भी प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। यहाँ वो है, ये कभी भी प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो ट्रू है, तो इसीलिए ये प्रोपोजिशन होगा। 9 इज ग्रेटर देन 10, ये क्या है, तो ये है फॉल्स। तो ये फॉल्स है, ये था ट्रू, तो ट्रू था तो ये प्रोपोजिशन होगा। ये फॉल्स है तो फॉल्स है तो प्रोपोजिशन होगा। ब्लड इज ग्रीन, ये फॉल्स, तो ये प्रोपोजिशन होगा। इट इज रेनिंग, तो इट इज रेनिंग अगर ये है तो ये क्या है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। या तो बारिश बरस रही होगी या फिर नहीं बरस रही होगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बारिश बरस भी नहीं रही है और नहीं भी बरस रही है, एक साथ तो नहीं हो सकता ना कि बरस भी रही हो और ना भी बरस रही हो। ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, तो इसीलिए ट्रू या फॉल्स में से कोई अगर एक होगा तो प्रोपोजिशन होता है, इसीलिए प्रोपोजिशन होगा। फिर द सन, यहाँ पे ये सन है, द सन विल कम आउट टुमारो। तो ये जो सन जो है कम आउट टुमारो, या तो सूरज निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो ये इसमें भी क्या है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दोनों तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि सन निकले भी या ना भी निकले, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ये प्रोपोजिशन होगा। अब जो है ना जो जो प्रोपोजिशन नहीं होगा उसके कुछ एग्जाम्पल, तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो ये जेड क्या है, ये जेड हम लोग को मालूम नहीं है ना कि क्या है, इसीलिए ये प्रोपोजिशन नहीं होगा। फिर ऐसे ही है हाउ ब्यूटीफुल इज द रोज। तो जैसे ही इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होंगे वो नहीं होगा। ये क्वेश्चन वाले हैं तो ये नहीं होगा। हु आर यू, ये क्वेश्चन वाला है तो नहीं होगा। क्लोज द डोर, ये एक्सक्लेमेटरी के कैटेगरी में आ जाएगा कि ये एक तरह से ऑर्डर दे रहा है, तो ये प्रोपोजिशन के मतलब केस में नहीं आएगा, ये नॉट प्रोपोजिशन होगा। अब जो है ना ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, तो कोई भी प्रोपोजिशन का जो होता है ना उसका दो ही पॉसिबल वैल्यू है, ट्रू या फिर फॉल्स। प्रोपोजिशन में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये जो दो वैल्यू है ना, इसी को हम लोग ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट कहते हैं। अब जो है ना जो ट्रूथ वैल्यू है उसके बेसिस पे ना हम लोग देखेंगे ना कि कनेक्टिव्स क्या होता है। बेसिकली कनेक्टिव्स क्या होता है, तो जो दो, कोई अगर कोई दो स्टेटमेंट है, उस दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं, या तो वर्ड या सिंबल। जैसे कि एग्जांपल, राम इज ए बॉय, श्याम इज ए बॉय। अगर इसका हम लोग इन दोनों वर्ड को, इन दोनों लाइन को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो लिख सकते हैं राम एंड श्याम आर बॉयज। तो ये जो एंड वर्ड यूज हुआ, इसी को हम लोग कनेक्टिव कहेंगे। ये क्या कर रहा है, तो इन दोनों वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग कनेक्टिव इसका नाम रखे हैं। अब जो है ना कनेक्टिव जो है अलग अलग तरह का हो सकता है। यहाँ पे ये राम एंड बॉय है ना, ये हो सकता है कि राम और बॉय ऐसे करके ना अलग अलग तरह के कनेक्टिव है। तो हम लोग 5 कनेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पहला है नगेशन। नगेशन का जो वर्ड होता है वो होता है नॉट, और उसका सिंबल क्या होता है, तो ये ऐसे करके हम लोग जो लिखते हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे करके लिखो। ये दोनों जो है ना दोनों ही इसका सिंबल है। कई बार क्वेश्चन में ना ये ज्यादा दिया रहता है, तो इससे ये मतलब नहीं समझना ना कि ये क्या है, ये जो है ना नेगेशन का सिंबल है। और फिर अब कंजंक्शन, तो कंजंक्शन में क्या होता है, तो इसका वर्ड होता है एंड। तो ये एंड का सिंबल क्या है, तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ये एंड हो गया। और फिर डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन का वर्ड क्या है, तो और इसका सिंबल क्या है, तो ये ऐसे भी जैसा। फिर कंडीशनल, कंडीशनल का ही दूसरा नाम है इम्प्लीकेशन। इसमें इसका जो वर्ड है ना उसका ये है कि इफ देन, मतलब कोई अगर सेंटेंस है ना, वो पहले अगर ये हुआ तब ये होगा, उसका जो सिंबल है वो है ये एरो, सिंगल एरो जो है ना, सिर्फ सिंगल एरो है, तो ये कंडीशनल है।
अब बाई कंडीशनल, तो बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है, तो इफ एंड ओनली इफ। तो बाई कंडीशनल में है इफ एंड ओनली इफ, तो इसका जो सिंबल है वो दोनों तरफ की एरो की है, दोनों तरफ का जो एरो होगा वो इसका सिंबल है। अब इसी को हम लोग जो पांचों जो है ना ये टेबल में पांचों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो नेगेशन, नेगेशन मतलब क्या है कि नेगेशन में मतलब नॉट, नेगेशन का मतलब नॉट, तो नेगेशन ऑफ पी जो है ना वो फॉल्स कब होगा, जब पी ट्रू हो। मतलब कोई अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू है ना, तो अगर उसका जो नेगेशन होगा वो फॉल्स होगा। तो ऐसे ही वाइस वर्सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर एक स्टेटमेंट है, इसका जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ये जो है ट्रूथ टेबल हम लोग बनाए। तो ट्रूथ टेबल क्या है, अगर पी अगर कोई स्टेटमेंट है, पी में क्या हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर एक स्टेटमेंट है तो या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जो नेगेशन होगा ना, वो नेगेशन क्या होता है, तो ट्रू के लिए फॉल्स और फॉल्स के लिए ट्रू, जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ट्रू के लिए फॉल्स और फॉल्स के लिए ट्रू। ऐसे एग्जाम्पल, तो राम इज ए बॉय, तो राम इज नॉट ए बॉय, मतलब सेंटेंस के फॉर्म में अगर गिवन हो तो। ये था नेगेशन। दूसरा है कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब एंड। तो इसमें ना दो स्टेटमेंट होंगे, दो स्टेटमेंट के बीच में अगर एंड सिंबल लगाएंगे तो मतलब इसमें क्या होगा, तो इफ पी एंड बी आर टू प्रोपोर्शन देन ए पी और कंजंक्शन ए क्यू आर कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। तो ये जो है ना कंजंक्शन, ये एंड को डोनेट करता है। तो एंड में क्या होता है, एंड में याद रखो कि एंड में जब भी अगर दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, उसके अलावा सारे वैल्यू में फॉल्स होगा। तो एंड में ये सबसे सिंपल याद करने का है कि पी एंड क्यू जो है ये ट्रू होगा अगर दोनों, अगर ये पी जो है ये भी ट्रू हो और ये जो है ये भी ट्रू है। अगर दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तभी इसका वैल्यू ट्रू होगा, बाकी सारे केसेस में इसका वैल्यू जो है वो फॉल्स होगा। तो यही जो है ना ट्रूथ टेबल हम लोग ने बनाया है पी क्यू का। तो ट्रू और ट्रू के लिए ट्रू है, ट्रू और फॉल्स के लिए फॉल्स है, फॉल्स और ट्रू के लिए फॉल्स है, और फॉल्स और फॉल्स के लिए फॉल्स है। इसको समझने के लिए ना हम लोग इसको वन और जीरो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, ये एंड का मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन। तो वन इंटू वन क्या होता है, वन, वन इंटू जीरो तो जीरो, जीरो इंटू वन तो जीरो, जीरो इंटू जीरो तो जीरो। वही फॉर्म में हम लोग लिखे हैं, बस वही चीज है। ये था कंजंक्शन। अब जो है ना डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या होता है, तो और तुम चाहे वन के फॉर्म में लिखो या जीरो के फॉर्म में लिखो, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो पी क्यू है, तो पी क्यू में अगर ट्रू, मतलब पी का वैल्यू ट्रू है और इसका वैल्यू ट्रू है तो ट्रू होगा। तो ये डिसजंक्शन है ना, डिसजंक्शन में याद रखो तो कब फॉल्स होगा, जब दोनों वैल्यू अगर पी और क्यू, ये समझो पी है, ये समझो पी है और ये क्यू है, दोनों वैल्यू अगर फॉल्स है तभी जाके ना पी और क्यू जो है वो फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में ना वो वैल्यू वन होगा। तो इसको समझने के लिए वन प्लस वन ना हम लोग बाइनरी में क्या लिखते हैं, वन प्लस वन को हम लोग वन लिखते हैं, फिर वन प्लस जीरो को वन लिखते हैं, जीरो प्लस वन को वन लिखते हैं, और जीरो प्लस जीरो को हम लोग जीरो लिखते हैं। तो ये एक तरह से समेशन है। पिछले में क्या था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, इसमें क्या है, इसमें हम लोग सम कर रहे हैं। तो पी और क्यू में ट्रू और ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू मतलब फॉल्स और ट्रू है तो ट्रू होगा, और फॉल्स और फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। मतलब क्या कि तीनों अगर मतलब जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगा तभी जाके एक केस में ही वो बस फॉल्स होगा, बाकी सब में वो ट्रू होगा। ये था डिसजंक्शन। अब कंडीशनल में क्या होता है, तो कंडीशनल का मतलब होता है इफ देन। तो इफ देन में मतलब क्या है कि इसको हम लोग डोनेट करते हैं पी इम्प्लाई क्यू से, मतलब पी और ये सिंगल एरो सिंबल और क्यू से। तो ये जो इसका ट्रूथ टेबल है ना, इसका ट्रूथ टेबल याद करने के लिए सिंपल सी बात है ना कि ये जो है पी और इम्प्लाई क्यू है ना, तो ये क्यू का जो वैल्यू है, ये क्यू का वैल्यू लिखना, और जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगे तो वो ट्रू होगा, ये याद रखना। दोनों वैल्यू जब फॉल्स होंगे तो ये ट्रू होगा, और बाकी सारे केसेस में ये क्यू का सिंबल, जो ये जो क्यू का जो जो वैल्यू है ना वही लिखेंगे। देखो क्यू में टी है तो ये ट्री है, और क्यू में फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स है, क्यू में ट्रू है तो यहाँ ट्रू है। लेकिन जब दोनों वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर इसमें जो दोनों वैल्यू, इसमें जो है ना पी का वैल्यू जो है वो भी फॉल्स है, जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगा ना तो हम लोग ये क्यू वाला पहले देखेंगे नहीं, जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगा तो इसको हम लोग ट्रू करेंगे। तो ये बस याद करने का छोटा सा ट्रिक है, वैसे तो ये याद करना पड़ता है। तो ट्रिक मतलब ये क्या करो कि क्यू का वैल्यू पहले लिख दो, और मतलब सबसे पहले तो ये देखो कि फॉल्स फॉल्स किस में है, तो फॉल्स फॉल्स इसमें है ट्रू, तो ये ट्रू लिख दो। बाकी जो वैल्यू बच गया ना उसमें क्यू का जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ उतार दो। तो बस ये हम लोग के पास टेबल बन जाएगा।
अब ऐसे ही हम लोग बाई कंडीशनल में क्या करते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन होता है कि बाई कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ, और इसको डोनेट करते हैं पी डबल इम्प्लाई जो है ना, पी और डबल एरो क्यू से। हम लोग पी और डबल एरो और क्यू से हम लोग इम्प्लाई करते हैं। और इसका ट्रूथ टेबल में क्या होता है, तो इसका ट्रूथ टेबल में अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू होगा। जैसे कि ट्रू ट्रू ये दोनों वैल्यू सेम है ना, सेम वैल्यू है तो ट्रू है। ऐसे ही दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये ट्रू है। तो जब दोनों वैल्यू अगर सेम है, सेम वैल्यू होने पे ट्रू होगा। अगर डिफरेंट वैल्यू है, इन दोनों में डिफरेंट वैल्यू है तो फॉल्स होगा। तो याद रखना इसमें ट्रिक कि दोनों में सेम वैल्यू अगर होगा तो ट्रू होगा, और अगर अलग अलग वैल्यू है तो फॉल्स होगा। तो ये था, समझो हम लोग के पास जो पांच हम लोग के पास ये है कनेक्टिव्स, ये पांच कनेक्टिव्स हम लोग पढ़ लिए। तो ये पांच कनेक्टिव्स हम लोग को याद रखना है, और इसी के बेसिस पे ना आगे क्वेश्चन भी बनेंगे। मतलब अ, ये पूरा यूनिट जो है ना इसी पांच कनेक्टिव पे बेस्ड है। तो अब ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो ट्रूथ टेबल जो है ना एक टेबल जो रिप्रेजेंट करेगा ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड प्रीपोजिशन को, उसको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। ये तो थ्योरी जितना भी है ना, जो भी थ्योरी जैसा है वो सब सारा ना एमसीक्यू के लिए याद रखना। जैसे कि एमसीक्यू में ना तुमसे ये क्या पूछ सकता है, तो ये बाई कंडीशनल का सिंबल पूछ सकता है कि क्या होगा। मतलब जैसे कि ये सिंबल दे देगा ए इम्प्लाइज वो, ना तो ऐसे दे देगा ना कि ए डबल इम्प्लाइज बी, ये ना कौन सा कनेक्टिव को डोनेट करता है, तो ये बाई कंडीशनल है, हमको बताना होगा। ऐसे जो है ना, मतलब एमसीक्यू के लिए तो जो थ्योरी वाला पोर्शन, जो छोटा छोटा थ्योरी का पॉइंट है ना, वो सारा एमसीक्यू के लिए बस पढ़ना है। अब बाकी ये जो सारे जो क्वेश्चंस है वो अब तो क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। तो अब जैसे कि ना ट्रूथ टेबल है, तो हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल। ये जो ट्रूथ टेबल वाला मेथड है ना, ये अगर लॉन्ग आंसर में आए तो लॉन्ग आंसर में रेयरली ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ट्रूथ टेबल वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इजी होता है। हम लोग जो है ना टेबल को ना, बस ये जो पांच टेबल जो हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़े हैं ना, इसी पांच टेबल के बेसिस पे ना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान होता है। तो ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन ना जल्दी नहीं आता है। तुमको ये जो ट्रूथ टेबल से प्रूफ करना है ना वो तुमको नहीं आएगा। तुमको मेनली आएगा ना जो अलजेब्रिक, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक पार्ट जो है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर पी एंड पी, मतलब नेगेशन ऑफ पी। ये पहला है पी एंड नेगेशन ऑफ पी। इसमें जो है ना फर्स्ट तीन क्वेश्चन जो है, तीनों का हम लोग बस हम जो है ना इसी एक में हम तीनों बनाए हैं। तो इसमें जो है ना पी एंड पी है, पी एंड नेगेशन ऑफ पी। तो सबसे पहले तो पी और क्यू का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो पी और व्यू में क्या हो सकता है, ट्रू ट्रू, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर फॉल्स ट्रू, या फॉल्स फॉल्स। इसको लिखने का जो तरीका होता है ना, तो दो ट्रू लिखो, दो वैल्यू है ना, अगर सिर्फ दो वैल्यू है तो दो ट्रू, उसके बाद दो फॉल्स। ऐसे ही एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे करके। अगर तीन वैल्यू अगर रहता ना, यहाँ पे समझो एक और वैल्यू रहता कुछ, तो इसमें हम लोग क्या करते, तो यहाँ पे चार ट्रू करते और चार फॉल्स करते। फिर यहाँ पे दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स। जैसे हम लोग नॉर्मल हम लोग जो बाकी सारे चीज में एंड गेट और गेट में जो करते थे ना, सब कुछ वे वैसा ही है। तो अब ना ट्रूथ टेबल बनाना है पी एंड नेगेशन ऑफ पी का। तो पी एंड नेगेशन ऑफ पी, तो इस नेगेशन ऑफ पी का वैल्यू हम लोग को पहले पता होना चाहिए। तो नेगेशन ऑफ पी, इसीलिए यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी बनाए। तो नेगेशन ऑफ पी का वैल्यू क्या है, तो पी का जस्ट अपोजिट। तो पी का वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी फॉल्स है, फिर ट्रू है तो फॉल्स है, फिर फॉल्स है तो ट्रू है, फॉल्स है तो ट्रू है। तो नेगेशन ऑफ पी आ गया और पी आ गया। तो ये जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था पी एंड नेगेशन ऑफ पी, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब इसको इसको, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स, फिर फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स। ये जो वैल्यू है ना नेगेशन का, जो ये एंड का सिंबल, इसमें क्या होता था, एंड में क्या होता था, दोनों वैल्यू ट्रू होने पे ट्रू होता था, बाकी सब में फॉल्स। इसमें तो कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं आया ना। ये देखो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, फॉल्स है ट्रू है, फॉल्स है ट्रू है, फॉल्स है ट्रू है। कोई ऐसा वैल्यू नहीं आया ना जिसमें दोनों ट्रू हो। तो इसीलिए इसमें कोई ट्रू नहीं हुआ, बाकी सब फॉल्स हो गए, ये पूरा फॉल्स हो गया। अब जो है ना दूसरा क्वेश्चन है पी और नेगेशन ऑफ क्यू। तो नेगेशन ऑफ क्यू का हम लोग को इस बार जरूरत है। तो नेगेशन ऑफ क्यू इसीलिए यहाँ पे बनाए थे। नेगेशन ऑफ क्यू में क्या होगा, इस क्यू का अपोजिट। तो टी का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ये हम लोग नेगेशन ऑफ क्यू बनाए। और हम लोग को निकालना क्या है, तो पी और पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू। ये जो है ना ये हम लोग निकालना है पी और नेगेशन ऑफ क्यू का। तो इसमें और में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू अगर फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा।
तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू, फिर ट्रू, और ट्रू क्या होगा, ट्रू। अब यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, दोनों वैल्यू यहाँ फॉल्स हुए। ये जो है ना, यहाँ पी यहाँ है और क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू में भी फॉल्स है, दोनों वैल्यू फॉल्स है, तो ये वैल्यू यहाँ फॉल्स हुआ। जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगे और वाले में, तो हम लोग फॉल्स करते हैं, बाकी सब में ट्रू करते हैं। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तो ट्रू, तो ये हो गया। अब जो है ना, हम लोग को फाइंड क्या करना है, अब हम लोग को ये तीसरा क्वेश्चन फाइंड करना है, पी यूनियन क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी। तो पी यूनियन क्यू जो है ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम लोग पी यूनियन क्यू निकालेंगे। पी यूनियन क्यू हम लोग निकाले, तो P यूनियन Q का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। और वैसे ही होता क्या है, जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू, तो बाकी सब में ट्रू होगा। अब दोनों वैल्यू जो यहाँ फॉल्स है बस, तो यहाँ पे ये बस लास्ट वाला फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा। अब इसका जो ये वैल्यू है ये निकालना है पूरा। अभी तो हम लोग क्या किए, इसका बस ये पार्ट का निकाले, ये पार्ट और इसका नेगेशन वाला पार्ट, तो इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले जो नेगेशन है ना, इस नेगेशन से कंपेयर करेंगे इसको, और इन दोनों में देखेंगे यूनियन, इन दोनों का यूनियन। तो फॉल्स और ट्रू का यूनियन क्या होगा, ट्रू, फिर फॉल्स और ट्रू का यूनियन ट्रू, फिर ट्रू और ट्रू का यूनियन क्या होगा, ट्रू, और ट्रू और फॉल्स का यूनियन क्या होगा, ट्रू। तो ये मतलब इसमें यूनियन में क्या होता है कि दोनों वैल्यू फॉल्स, तो दोनों वैल्यू फॉल्स तो किसी में नहीं था, इसीलिए कोई फॉल्स नहीं हुआ, सारे ट्रू हो गए। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसे ही जो है ना, चौथा पार्ट है ये, इसके लिए भी हम लोग सेम वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें जैसे कि है ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, P यूनियन Q का वैल्यू निकालेंगे, P यूनियन Q का वैल्यू निकाले, फिर P एंड इंटरसेक्शन Q का, P इंटरसेक्शन Q का हम लोग वैल्यू निकाले। और ये जो दोनों वैल्यू है, इसका हम लोग के पास क्या करना था, तो कंडीशनल निकालना था। ये एक एरो है, एक कंडीशनल निकालना था, तो कंडीशनल निकालना था, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ये जो दो है ना, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे और कंडीशनल निकालेंगे। तो कंडीशनल में क्या बोले थे, जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू जो है हम लोग एज इट इज लिखते हैं, बस अंतर क्या होता है, तो दोनों वैल्यू फॉल्स नहीं होना चाहिए। दोनों वैल्यू जब फॉल्स है, यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू फॉल्स है, दोनों वैल्यू पहले फॉल्स है, तो सबसे पहले इसको ट्रू लिख दो। बाकी अब किसी में दोनों वैल्यू तो फॉल्स नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बस इसका वैल्यू को रिपीट करेंगे। जो सेकंड बार पार्ट है ना, जो ये जो क्यू है, यहाँ पे ये जो वैल्यू होता था, जो कंडीशन जो सिंबल है ना, सिंबल जो ये जो एरो है, एरो के बाद का जो वैल्यू है ना, उसको हम लोग रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स तो फॉल्स, और जहां जहां पे भी बस डबल फॉल्स हो, जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगा तभी जाके ये ट्रू होगा। तो ये हम लोग के पास आंसर आ गया। ऐसे ही ना हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें, मतलब ये बहुत इजी होता है, इस पे जल्दी क्वेश्चन शायद ही आए, मतलब आ भी सकता है, वैसे उतना ज्यादा चांस नहीं है कि इसका आने का। और अब टोटोलॉजी क्या होता है, तो टोटोलॉजी ना, अगर सारे वैल्यू ट्रू हो जाए, जैसे कि इसमें जो ये केस है ना, सारे वैल्यू ट्रू हो गए, जितना भी पॉसिबल केसेस है सब में अगर ये ट्रू वैल्यू अगर आया, तो इसको हम लोग कहेंगे टोटोलॉजी। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, तो अगर ये सारा वैल्यू अगर फॉल्स हो जाता, अगर ये सारा वैल्यू अगर फॉल्स हो जाता ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये सारा वैल्यू फॉल्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और ऐसे ही ना कंटीजेंसी एक होता है, तो अगर ये ना ही सारा वैल्यू, ना ही टोटोलॉजी है, ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्टीजेंसी। ये हो गया तीन टर्म्स। अब ऐसे ही ना इस पे क्वेश्चन है कि सो डेट ये जो वैल्यू है ना, ये टोटोलॉजी है, तो बेसिकली इसमें ट्रूथ टेबल से ही सॉल्व करना है। तो इसका ट्रूथ टेबल बना लो, इसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे। इसका ट्रूथ टेबल में अगर सारा वैल्यू ट्रू है, तो बस हम लोग लिख देंगे कि सब ट्रू है तो टोटोलॉजी है। तो ये सॉल्व कर लोगे आराम से। अब ऐसे ना क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, ये आराम से बन जाएगा। ट्रूथ टेबल वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बस तुम्हें टेबल याद रखना है, कि सारे टेबल जो है ना, बस ये जो ऊपर का जो ये सारे वैल्यू है, बस ये याद रखना है कि और में क्या होता है, नॉट में क्या होता है, एंड में क्या होता है, कंडीशनल में क्या होता है, बाई कंडीशनल में क्या होता है, बस तुम्हें ये याद रखना है। बाकी और सारे चीज जो है ना, वो बहुत इजीली हो जाएगा, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था समझो ट्रूथ टेबल के बेस। अब जो है ना इसमें, अब ट्रूथ टेबल के बेसिस पे ही ना एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब इक्विवेलेंस ऑफ प्रीपोजिशन। तो इक्विवेलेंस ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोजिशन जो है ना, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस हम लोग कब कहेंगे, जब दो वैल्यू जो है ना, उसका सेम वैल्यू हो, सेम आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यू हो ना,
तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट कहेंगे। जैसे कि कोई एक ए एक्सप्रेशन है, ये ए जो है ना एक्सप्रेशन है, बी जो है एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब इसका जो वैल्यू आएगा ना, ट्रूथ वैल्यू, वो सेम हो। अगर सेम वैल्यू है तो इसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, सो दैट ये जो वैल्यू है ना ये इक्विवेलेंस है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो इसको भी हम लोग ट्रूथ टेबल से कर रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल वाले जितने क्वेश्चन है ना वो बहुत इजीली हो जाते हैं। बस इसमें तुम्हें करना क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें यही है ना ए, और फिर इक्विवेलेंस बी, ये सिंबल है ए इक्विवेलेंस बी। तो ये समझो ए है और ये बी है, ये तुम्हें इक्विवेलेंस है, ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली करो क्या, तो इसका ट्रूथ टेबल लिखो, इसका ट्रूथ टेबल लिखो, और दोनों को कंपेयर कर दो। तो इसका हम लोग लिखे, इसका लिखे हम लोग, ये आया, इसका लिखे तो ये आया। ये सॉल्व करके देखना, ये बहुत इजीली हो जाएगा। तुम्हें ना बस करना क्या है, जैसे कि ये है नगेशन ऑफ, ये नगेशन है, ये सेवन जो सेवन जैसा है ना, ये नगेशन है। तो नगेशन ऑफ पी इंप्लाई क्यू जो है ना वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी इंप्लाई क्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग नगेशन लगा देंगे, जो ये वैल्यू है नगेशन उसमें लगा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इस साइड में क्या करना है, तो पी इंटरसेक्ट पी एंड नगेशन ऑफ क्यू हम लोग को निकालना है। तो पी का वैल्यू ये है और एंड नेगेशन ऑफ क्यू ये है, इसका जो हम लोग एंड निकाले ना वो ये निकल के आया। तो ये दोनों वैल्यू देखो, इसमें भी फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये दोनों वैल्यू जो है ना सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है। अब एक होता है डुअलिटी लॉ। तो डुअलिटी लॉ में ना हम लोग करते क्या है ना, तो जो सिंबल जो स्टेटमेंट है ना उसको हम लोग डुअल कब कह सकते हैं, ईच अदर, अगर जो है ना आइदर ऑफ द एक्सप्रेशन जो है ना हम लोग क्या करें, तो बस हम लोग जो सिंबल है, जो मतलब जो इंटरसेक्शन मतलब एंड का सिंबल जो है, कंजंक्शन का जो सिंबल है उसको हम लोग डिसजंक्शन से कर ले रिप्लेस, या फिर अगर डिसजंक्शन है तो उसको हम लोग कंजंक्शन कर दे। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू है। याद रखना कि बस यही चार सिंबल्स चेंज होगा, ये ये सिंबल, ट्रू सिंबल और फॉल्स सिंबल। कभी भी नेगेशन या फिर इम्प्लाइज ऐसा जो वैल्यू है ना, मतलब नेगेशन का जो वैल्यू है, मेनली नेगेशन, नेगेशन का वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होगा, या फिर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। बस ये चार वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करना है। ये वैल्यू है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यू, और फिर ये भी है तो इसमें हम लोग के पास कंजंक्शन आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। बस इसको हम लोग रिप्लेस करना है, बाकी और सारी चीज को हम लोग सेम टू सेम रखेंगे वैसे ही। तो वही एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डुअल ऑफ ये, इसका हम लोग को डुअल निकालना है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो पी यूनियन क्यू यूनियन आर में इसमें हम लोग के पास क्या होगा, इसका हम लोग डुअल करने के लिए इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, तो एंड से। ये जो एंड का सिंबल है ये एंड है तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और से। बस यही काम करना है, जो है ना बस इस सिंबल को रिप्लेस कर देना है, सिंबल को रिप्लेस कर दो, वो तुम्हारा डुअल निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग के पास और है, यहाँ एंड है, यहाँ और है, यहाँ एंड है, तो बस इसका से वैल्यू चेंज करना है। और का जगह पे ये एंड आया, ये एंड के जगह पे और आया, ये और के जगह पे एंड आया, ये एंड के जगह पे और आया। बस यही एक छोटा सा काम करना है। और जहां पे ट्रू है, जैसे कि यहाँ ट्रू है तो ट्रू के जगह पे फॉल्स आया, ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है बस। तो ये था समझो डुअलिटी। अब जो है ना यहाँ तक था समझो बेसिक जो सिंपल सा लॉ सब है कि कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। अब यहाँ से जो है ना मेन पोर्शन स्टार्ट हुआ है। तो अलजेब्रा प्रोपोजिशन जो है ना वो हम लोग अब देखेंगे। तो बेसिकली ये 8-9 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या है, और ये सारे फॉर्मूले ना तुम सेट थ्योरी जो यूनिट 1 में है, ये वही सारे लॉ हैं। कम्युलेट कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेंट लॉ, कंप्लीमेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, और फिर डी मॉर्गन्स लॉ, सारे वही हैं। बस ये रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सेट के फॉर्म में कर रहे थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कंजंक्शन और डिसजंक्शन के फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका जो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि 1+2 = 2+1, ऐसा ही होता है ना। तो यही है, यहाँ पे हम लोग वही चीज कर रहे हैं। P यूनियन Q इज इक्विवेलेंट टू Q यूनियन P। बस क्या कर रहे हैं, वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। 1 की जगह पे समझो ये P जो है 1 है और Q जो है 2 है, तो 1 की जगह पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 मतलब Q लिखो पहले या फिर P लिखो, बात बराबर है। ये हो गया इसका समझो। और इसी का अगर हम लोग चाहें तो डुअल भी लिख सकते हैं। इसका हम लोग डुअल लिखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एंड से। डुअल में क्या होता है, बस इस वैल्यू को रिप्लेस करो एंड से,
इसको रिप्लेस करो एंड से, बस ये हम लोग के पास डुअल हो गया। अब ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तो तीन वैल्यू होते हैं, पी क्यू आर, ये तीन वैल्यू होते हैं और सिंबल सेम होता है, याद रखना कि सिंबल सेम होगा। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में ना बस यही छोटा सा डिफरेंस है, दोनों में क्या है, तीन वैल्यू है, यहाँ पे भी देखो तीन वैल्यू है, यहाँ पे भी देखो तीन वैल्यू है। इन दोनों में ना बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें ना दोनों वैल्यू जो जो सिंबल है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है, यहाँ कंजंक्शन है, दोनों सेम है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये कंजंक्शन है और ये जो है ना डिसजंक्शन है। अच्छा, मतलब ऑपोजिट बोल दी, ये डिसजंक्शन था, ये डिसजंक्शन था, तो ये जो है ना, ये हम लोग के पास क्या है, ये डिसजंक्शन है और ये कंजंक्शन है, मतलब वैल्यू जो है ना, जो सिंबल है वो डिफरेंट है, इसमें दोनों सिंबल जो है ना वो सेम था, इसमें दोनों सिंबल डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट अगर होगा तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, अगर सेम है तो एसोसिएटिव यूज करेंगे। तो एसोसिएटिव में क्या कहलाता है, एसोसिएटिव में होता है ना 1+2+3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1+2+3 में क्या है, अगर 2+3 पहले करो या फिर 1+2 पहले करो, बात तो बराबर ही है। वही चीज हम लोग कर रहे हैं, या तो तुम Q और R पहले कर लो या फिर P एंड Q पहले कर लो, कोई फर्क नहीं कर पड़ता है, मतलब ये दोनों पहले करो या फिर वो दोनों करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी का अगर हम लोग डुअल फॉर्म लिखेंगे, तुम्हें ना ये डुअल फॉर्म याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जो है ना ये ऐसा भी हो सकता है ना कि बस तुम्हें ये डुअल फॉर्म ही क्वेश्चन में आ जाए, तो तुम्हें ना वो पूरा देखना ही नहीं है, तुमको बस ना कोई एक, तुम्हारी मर्जी है कि कोई एक कर लो, कोई एक कर लो, या तो तुम्हें डुअल फॉर्म इजी लग रहा है तो डुअल फॉर्म ही कर लो, उसका जस्ट अपोजिट कर देगा तो ये आ जाएगा, मतलब डुअल का अगर हम लोग डुअल निकालेंगे तो ये प्राइमल फॉर्म निकल जाएगा, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के डुअल है। अगर डुअल का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इससे अगर हम लोग ये बना सकते हैं, जो इस वैल्यू है ना, इस वैल्यू से अगर हम लोग ये बना सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे हम लोग ये बना सकते हैं, इसमें अगर हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर दें, यहाँ एंड है, एंड में अगर वैल्यू रिप्लेस करें और कर दें, फिर यहाँ एंड में और कर दे तो वही वैल्यू आ जाएगा। तो इन दोनों ना डुअल का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से बन सकता है, तो तुम्हें ये करो या फिर ये करो, तुम्हारी मर्जी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में याद रखना कि क्या होता है, तो पी यूनियन क्यू एंड आर है, तो इसमें ना हम लोग कर क्या रहे हैं, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसमें अलग है, यहाँ पे ये सिंबल जो है ना ये डिसजंक्शन है, ये डिसजंक्शन है दोनों, और इसमें क्या है, ये डिसजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, तो ये दोनों वैल्यू अलग है। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तो इन दोनों को या तो तुम इन दोनों को पहले करो या इसको पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन R है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, P यूनियन Q और फिर बीच का जो ये सिंबल है इंटरसेक्शन वो हम लोग रहेगा, और फिर बाकी P यूनियन R, बस हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव एक तरह से ना ये इस फॉर्म में है समझो। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे होता है समझो, वन है, 1 × 2 + 3, ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, 1 × 2 + 1 × 3, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, बस जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, बस वही चीज है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ऐसे ही आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, तो आइडेम्पोटेंट लॉ ना मतलब P का रिलेशन P के साथ अगर और है, P और P है तो उसको हम लोग P ही कहेंगे, और P एंड P है तो उसको भी हम लोग P कहेंगे। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में बस यही है कि दोनों अगर वैल्यू सेम है तो चाहे वो और रहे या एंड रहे, उसका वैल्यू वो P ही होगा। अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहलाता है, तो आइडेंटिटी लॉ में ना P का ना वैल्यू, आइडेंटिटी लॉ को याद रखने का ना सबसे बेस्ट मेथड है ना कि P से P प्रोड्यूस होना चाहिए, P में ऐसा क्या करें, P में ऐसा क्या करें कि P आए, तो P में अगर हम लोग और P करें, मतलब और F करें, मतलब P है उसमें और F का मतलब क्या कि P+0 कर रहे हैं, तो P+0 इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब P+0 इक्वल टू क्या होगा, P। और ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट यहाँ जो है डुअल है, तो डुअल में क्या कर रहे हैं, P एंड ट्रू, तो P में इंटू एंड का मतलब क्या, इंटू, तो P ट्रू का मतलब 1, तो P × 1 इक्वल टू P, बस वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग के पास आइडेंटिटी लॉ को याद रखने का सबसे बेस्ट मेथड है ना कि P से हम लोग को P लाना है, तो P में ऐसा क्या करें, तो P में P डिसजंक्शन ऑफ F इक्वल टू P और P कंजंक्शन ऑफ ट्रू इक्वल टू P, तो बस यही आइडेंटिटी लॉ। और डोमिनेंट लॉ में क्या होता है, तो डोमिनेंट लॉ में P हट जाएगा, जो वैल्यू है दूसरा वैल्यू वो आना चाहिए, तो ऐसा क्या करेंगे, P में अगर हम लोग ट्रू करें तो क्या होगा, तो ट्रू बनेगा, और P में अगर हम लोग इंटरसेक्शन फॉल्स करेंगे तो फॉल्स होगा। तो ये कैसे, तो जैसे कि है ना, ये और है, तो P प्लस ट्रू का वैल्यू 1 है, इक्वल टू क्या होगा, अब 1 के साथ कोई भी P का अब कोई भी वैल्यू है, चाहे ट्रू है या फॉल्स है, 1 के साथ अगर एंड मतलब
प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे यहाँ पे p और इनटू ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इनटू, और फॉल्स का मतलब जीरो। तो p के साथ कुछ भी हो, p का कोई भी वैल्यू हो, इनटू जीरो है तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ऐसे ही हम लोग p इंटरसेक्शन f जो है ना वो वैल्यू f है। अब ऐसे ही कंप्लीमेंट लॉ, तो p यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ मतलब नेगेशन ऑफ p इक्वल टू क्या होता है, ट्रू। और फिर अगर इंटरसेक्शन अगर हम लोग करें तो फॉल्स। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि p और फिर जो नई p है वो दोनों का अगर और करेंगे तो और में क्या होगा, तो ट्रू। और एंड अगर करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि कोई ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। ऐसा भी दोनों, ये इसका क्या मतलब है कि दोनों चीज हो, या तो ट्रू ट्रू भी है और फॉल्स भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दोनों चीज ट्रू भी होगा और फॉल्स होगा, बोथ नहीं हो सकता। इसको हम लोग फॉल्स इसीलिए ये हुआ। अब एब्जॉर्प्शन लॉ जो है ना, ये एब्जॉर्प्शन लॉ ना एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना इसके जैसा है। इसमें बस अंतर क्या है ना, तो इसमें जो है 3 वेरिएबल थे, पी क्यू आर। इसमें क्या है, तो बस 2 वेरिएबल है, एक P है और एक Q है। और इसमें ना ये जो तीसरा जो था, यहाँ पे ये Q था ना, यहाँ इसके जगह पे ये P और PE है। दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। और यहाँ पे Q है, और सिंबल जो है ना जैसा अलग था, और एंड, इसमें दोनों सिंबल डिफरेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे सिंबल अलग होते हैं ना, वैसे इसमें भी सिंबल अलग होते हैं। तो P यूनियन P इंटरसेक्शन Q का वैल्यू क्या होगा, तो P। और ऐसे ही इसका डुअल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब डी मॉर्गन्स लॉ में भी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जो नेगेशन है, नेगेशन में अगर हम लोग करते हैं तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q लिखेंगे, और क्या होता है, तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। ये और है तो एंड होगा, यहाँ पे ये एंड है तो और होगा। बाकी जो है सारे नेगेशन का, जैसे कि नेगेशन ऑफ P एंड Q है तो नेगेशन ऑफ P लिखेंगे, नेगेशन ऑफ Q लिखेंगे, और ये सिंबल जो है बस सिंबल्स चेंज होगा। ये था समझो 8 फॉर्मूले, जो हम लोग के पास अलजेब्रा का जो 8 लॉ है, ये 8 लॉ हुए। अब जो है ना इक्विवेलेंस यूजिंग कंडीशनल, अब जो है ना कंडीशनल के भी कुछ फॉर्मूले हैं। तो कंडीशनल के कुछ फॉर्मूले हैं, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, वन वाला जो ये फॉर्मूला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पी और फिर कंडीशनल क्यू का इक्विवेलेंस क्या होगा, तो ये इसका इक्विवेलेंस होगा कि नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। तो याद रखो कि जो फर्स्ट वैल्यू होता है इसका नेगेशन यूज करते हैं, सेकंड वैल्यू को हम लोग सेम रहने देते हैं, और क्या करते हैं, तो यूनियन लगाते हैं। मतलब ये डिसजंक्शन है ना, डिसजंक्शन लगाए। इक्विवेलेंस यूजिंग कंडीशनल का ये बस याद रखना है कि पी और ये क्यू अगर हम लोग के पास है, तो क्या करो, फर्स्ट वैल्यू में नेगेशन लगा दो, और दूसरा वैल्यू मतलब और करो, और फिर क्यू जैसा है ना बस क्यू लिख दो। ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि नेगेशन ऑफ क्यू इज इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसका हम लोग। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब ये जो है ना ये एक फॉर्मूला है, इसमें क्या है, तो ये p इम्प्लाइज q एंड p इम्प्लाइज r। इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों p, देखो यहाँ पे p और p कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन लेके और इम्प्लाइज हम लोग कर सकते हैं q एंड r। ये जो q एंड r है ना, q एंड r, ये हम लोग इम्प्लाइज कर सकते हैं। ऐसे ही और के साथ भी कर सकते हैं। अब जो है ना इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में देखो यहाँ पे क्या था, पहला वाला सिंबल p और p सेम था। यहाँ भी पहला सिंबल p और p सेम था, इसीलिए यहाँ पे पहले p आया, यहाँ पहले p आया। इस वाले में क्या है, इस वाले में ये r और ये r दूसरा सिंबल सेम है, तो इसीलिए दूसरा वाला सिंबल सेम है, बाकी सब कुछ वही है। और इसमें क्या है, तो इसमें ना फॉर्मूला में पिछले में क्या था, ये और के साथ और ही था, एंड के साथ एंड ही था। लेकिन इस वाले में क्या होगा, तो एंड के साथ और आ गया। ये जो है ना P और Q है, तो P और Q में एंड लगा हुआ था, तो एंड की जगह पे क्या आया, तो और आया। और यहाँ पे क्या है, और है तो एंड आया। तो ये कुछ फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं। फॉर्मूले तुम्हें पूरा अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बिना फॉर्मूले के तुम बना नहीं पाओगे। तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि ना कौन सा लॉ यूज हुआ है, तो तुम बना ही नहीं पाओगे वैसे। इसीलिए फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद रखने चाहिए। और फिर इक्विवेलेंस यूजिंग बाई कंडीशनल का मतलब क्या होगा, तो इसमें हम लोग इक्विवेलेंस यूजिंग बाई फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि हाँ कि P इंटरसेक्शन मतलब P बाई कंडीशनल Q जो है उसका वैल्यू होगा P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। ये इसका वैल्यू होगा, ये हम लोग को याद रखना है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज मतलब डबल कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q। जैसे कि इस वाले में हम लोग यहाँ पे इसको लिखे थे ना, उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। ये दो कंडीशन मतलब बाई कंडीशनल के फॉर्मूले हैं। अब जो है ना इसी के बेसिस पे जो फॉर्मूले हम लोग और जो अलजेब्रा का लॉ हम लोग पढ़े, उसके बेसिस पे ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है विदाउट ट्रूथ टेबल हम लोग को ये प्रूफ करना है ना कि पी यूनियन क्यू और फिर यूनियन ऑफ इंटर मतलब नेगेशन ऑफ ये पी है, ये जो है ना ये वैल्यू पी है, ये जो है इम्प्लाइज ट्रू, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग लिखे, इसका इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए है और ये पूरा ए है, ये बी है। तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बी यूनियन ए, ये हम लोग लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से। तो कम्यूटेटिव लॉ से क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग पहले लिख लिए और ये वैल्यू है इसको हम लोग बाद में लिख लिए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो तीन वैल्यू है पी यूनियन, ये तीन पी और यूनियन क्यू, हम लोग के पास तीन वैल्यू है ना, ये जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये पी और पी सेम नहीं समझो, क्योंकि ये नेगेशन है, नेगेशन ऑफ पी है और ये सिर्फ पी है, तो दोनों अलग वैल्यू है। ऐसा नहीं है ना कि ये पी देख के ये सेम समझ के वो जो हम लोग इसका जो एब्जॉर्प्शन लॉ है वो लगा दे, एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों अलग वैल्यू है, ये नेगेशन पी है, ये पी है, तो दोनों अलग वैल्यू है। तो इसका हम लोग के पास कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। सिंबल भी देखो सेम है, सेम सिंबल है, तीन वैल्यू है, तो क्या लगेगा, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरफ है तो इसको हम लोग इस तरफ भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी यूनियन पी इक्वल फिर यूनियन क्यू, ये जो आया ये कैसे आया, तो ये एसोसिएटिव लॉ से है। तुम्हें एग्जाम में ये ऐसे लिखना पड़ेगा, तुम्हें इस पे मार्किंग मिलेगी, जो स्टेप बाइज मार्किंग होती है ना, तो इस ये जो स्टेप लिखोगे तो इस पे मार्किंग होगी। तो ये जो है अब ये आया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन पी, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ट्रू। ये किस लॉ से आया, ये कंप्लीमेंट लॉ से आया। यहाँ देखो कंप्लीमेंट लॉ में क्या है, पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी जो है उसका वैल्यू क्या है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू इसी से आया। तो ये हम लोग के पास इससे वैल्यू ये ट्रू आया। फिर ट्रू यूनियन क्यू, ट्रू यूनियन क्यू का वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो ट्रू यूनियन क्यू का वैल्यू मतलब क्या, ये जो वैल्यू है ये डोमिनेंट लॉ जो है ना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसी से हम लोग के पास ये ट्रू, तो ये डोमिनेंट लॉ के अकॉर्डिंग आया, तो ये डोमिनेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये ट्रू आया। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था समझो छोटा सा क्वेश्चन, इतना छोटा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा तुम्हें, वो बड़ा सा ही क्वेश्चन आएगा अगर तुम्हें मतलब 10 नंबर में आएगा तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना तुम्हें ये प्रूफ करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो, इसमें जो ये 7 जैसा है ना ये नेगेशन है, ये जो सिंबल है ये नेगेशन का सिंबल है। तो या तो तुम ऐसे करके लिख के ना सबसे पहले क्या करो, तो इसको तुम नेगेशन, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि 7 से, तो इसको हम लोग पहले नेगेशन में करके लिख लो, वो लिख लो। या फिर तुम अगर तुम नेगेशन समझ रहे हो कि ये नेगेशन है, तो आराम से ये ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो तुम। नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये जो है ना इसको, ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो ब्रांच है, सबसे बड़ा ब्रांच है, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे सॉल्व करके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। ये पी है, ये पी है और ये क्यू है, दोनों का तीनों, और दोनों सिंबल सेम है, दोनों सिंबल सेम है, सिंबल तीन वैल्यू है और सिंबल सेम है, तो क्या लगेगा, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लगा देंगे, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, पी एंड पी। तो पी एंड पी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, पी एंड पी एंड क्यू, तो ये आया एसोसिएटिव लॉ से। अब पी एंड पी का वैल्यू हम लोग को मालूम है ना कि पी होता है, पी एंड पी का वैल्यू पी होता है आइडेम्पोटेंट लॉ से। आइडेम्पोटेंट लॉ जो हम लोग में पढ़े थे उसका हम लोग वैल्यू आया ये पी, तो पी एंड क्यू आया, तो ये पी एंड क्यू हो गया। अब जो है ना, अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो अब इसमें हम लोग फिर से एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस और तीनों का सिंबल जो है ना ये एंड है, ये एंड है, सिंबल सेम है, तो इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग इस तरफ ले सकते हैं, इसको हम लोग अलग से यहाँ लिख सकते हैं। तो एक तरह से अब ये तीनों सिंबल को हम लोग अब इसमें हम लोग लिखेंगे, तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है ना इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें अब हम लोग जो है ना कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। मतलब ये जो है ना इसकी ये पूरा अगर ए है और ये बी है, तो क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। तो बी पहले लिखिए और ए इंटरसेक्शन यहाँ लिखे, तो बस यही जो है ना, मतलब ए यहाँ लिखे, तो बस ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या किए, तो बी इंटरसेक्शन बी ए में लिखे, जिसका हम लोग कम्यूटेटिव लॉ से हम लोग किए। अब जो ये वैल्यू है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू में क्या है, दोनों सिंबल अलग है। ये जो दोनों सिंबल है ना अलग है, तो क्या लगेगा, सिंबल अलग है तो क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू, मतलब यही ना करते हैं, पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, फिर बीच का जो सिंबल है वो ये लगाते हैं, ये सिंबल यहाँ आया और सिंबल फिर पी इंटरसेक्शन क्यू, यही हम लोग लगाए, और फिर ये इंटरसेक्शन क्यू अलग से बाहर में है ही। अब जो है ना ये जो वैल्यू है पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, ये हम लोग के पास कंप्लीमेंट लॉ के हिसाब से फॉल्स होगा। पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी का वैल्यू जो है यहाँ पे देखो ये जो है पी नेगेशन इंटरसेक्शन ऑफ पी जो है नेगेशन ऑफ पी वो क्या है, वो फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, तो ये किसके बेसिस पे फॉल्स आया, तो ये कंप्लीमेंट लॉ के बेसिस पे फॉल्स आया। अब जो है ना फॉल्स यूनियन ये है, फॉल्स यूनियन ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये सिंबल या आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ये लिख सकते हैं, सिंबल फॉल्स यूनियन ये जैसे कि यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लॉ में क्या है, पी यूनियन फॉल्स जो है वो क्या होता है, पी होता है। तो ये आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से हम लोग वही वैल्यू को पी को हम लोग पूरा जो ये वैल्यू था ये पूरा लिख लिए, और इसको हम लोग इंटरसेक्शन क्यू अभी भी है ही। अब जो है ना इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ये तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू में हम लोग क्या लगा दो, एसोसिएटिव लॉ, इसमें ये दोनों में ब्रैकेट है, इस दोनों का ब्रैकेट को हम लोग ऐसे भी पहले सॉल्व कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ से। एसोसिएटिव लॉ लगा दिए और इन दोनों का वैल्यू जो है क्यू होगा आइडेंटिटी लॉ से, तो पी एंड क्यू, यही हम लोग के पास आरएचएस में था, आरएचएस में पी एंड क्यू था, तो पी एंड क्यू हम लोग के पास था आरएचएस, तो ये जो है आरएचएस के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब ऐसे ही ना बाकी ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखोगे आराम से, वो तुम्हें ना बस रूल मालूम होने चाहिए और लॉजिक लगाना है कि कैसे हम लोग, तुम ना लाइन बाय लाइन सॉल्व करना स्टार्ट करो, तुम्हें वो खुद ब खुद आ जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, इसमें क्या है ना, तो इसमें तुम एलएचएस है पहले, इसको अगर तुम ब्रेक करोगे इसको ना, और याद रखना कि ये जो अलजेब्रिक लॉ है, तुम डायरेक्टली ये इसके साथ ये जो सिंबल है ये दोनों के साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते हो। तुम्हें अगर ये दिखे या ये दिखे तो तुम्हें पहले क्या करना है, उसको नेगेशन यूनियन इंटरसेक्शन इसके फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना होगा, इसको जो है ना कन्वर्ट करना होगा। ये कन्वर्ट करने के लिए ही ना ये इक्विवेलेंस यूजिंग कंडीशनल जो है ना इसका फॉर्मूला आया था, ये कन्वर्ट करने में मदद करता है, क्योंकि लॉ तो हमें बस यही लगाना है, अलजेब्रा का जो लॉ है ना बस यही 9 लॉ है, जो टोटल 9 लॉ है ना बस यही टोटल लॉ है। तुम्हें ये जो फॉर्मूला यूज किया गया है ना ये फॉर्मूला बस कन्वर्जन के लिए है, कि तुम्हें अगर पी इंटरसेक्ट पी और क्यू का बीच में अगर कंडीशनल दिया हुआ है तो इसको तुम कैसे कन्वर्ट करोगे उसमें, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो बस वही चीज है, अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन का एक हम बता दे रहे हैं कि पी इंटरसेक्ट मतलब पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी अगर गिवन है तो इसका एलएचएस ये है। इस एलएचएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो क्यू इंटरसेक्शन मतलब क्यू कंडीशनल पी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी। यही ना करते हैं, जब भी अगर कंडीशनल होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के साथ नेगेशन लगाओ और फिर ये जो सिंबल है इसकी जगह पे यूनियन लगाओ, और फिर ये सिंबल को सेम का सेम पी को पी ही रखो। तो बस यही हम लोग किए, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी। अब फिर ये वैल्यू है, फिर यहाँ ये है, तो ये ए है ये पूरा बी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए फिर सिंबल बी, तो इसका क्या हो सकता है, नेगेशन ऑफ ए यानी कि नेगेशन ऑफ पी यूनियन, इसके जगह पे यूनियन आया, और इस पूरे वैल्यू को सेम रखेंगे, तो पूरे वैल्यू को सेम रखे तो ये हो गया। अब हम लोग सॉल्व, ये जो है इसके फॉर्म में आ गया ना, अब हम लोग इसमें हम लोग लॉ लगा के इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ हम लोग लगा सकते हैं, इसको हम लोग इस साइड लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस साइड लिख सकते हैं, तो वही चीज हम लोग किया कम्यूटेटिव लॉ में, ए प्लस बी लिखो या फिर बी प्लस ए लिखो बात बराबर होता है, वही कम्यूटेटिव लॉ है। अब ये तीन वैल्यू है, सेम सिंबल है, ये सिंबल सेम है, तो क्या लगा सकते हैं इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ लगाए और इससे ये ट्रू हो गया, तो इसको हम लोग फिर बाकी हम लोग ट्रू, बाकी ये जैसे जो है ना नॉर्मल लॉ से हम लोग सॉल्व करके ट्रू आया। ये आया एलएचएस। आरएचएस में तो ट्रू नहीं था, तो आरएचएस में भी एक एक्सप्रेशन था, तो आरएचएस में अगर ये हम लोग के पास क्या करना है, तो एलएचएस के इक्वल हम लोग को प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आरएचएस को भी हम लोग और रिड्यूस करेंगे, तो आरएचएस के लिए भी हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे पहले, तो पहले तो उसके फॉर्म में लिखेंगे, और एंड के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो और एंड के फॉर्म में हम लोग यहाँ तक ये आ गया। इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले नेगेशन ऑफ पी था और ये था, तो पहले तो इसको सॉल्व किए,
इसको सॉल्व करने पे नेगेशन ऑफ P यूनियन Q आया। अब जो है ना ये A है और ये पूरा B है, तो A का हम लोग नेगेशन करते हैं, तो ये नेगेशन ऑफ P का ही हम लोग पूरा नेगेशन करेंगे, तो नेगेशन नेगेशन आपस में कैंसिल होके P बन जाएगा। इसीलिए यहाँ ये P बना और इसके जगह पे ये यूनियन आया और ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे रिपीट हुआ। तो इससे ये आया, अब इसको रिड्यूस करेंगे तो इसको भी ट्रू आ गया, तो ये LHS इक्वल टू RHS हुआ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ ऐसे ही। अब जो है ना ऐसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसमें तीन वैल्यू है, एक दो तीन, तीनों को ना तुम्हें प्रूव करना है। तो तीनों में ना तुम रिड्यूस करो और तीनों का वैल्यू ऐसा ले आओ कि दोनों तीनों सेम है। तीनों सेम जब आए तो यहाँ पे ये सेम आया, यहाँ भी ये सेम आया और यहाँ भी तीन सेम आया, दोनों का सेम रिजल्ट आया, तो इसलिए इसको हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे। ये ट्राई करके देखना, ये इजिली हो जाएगा। इसमें तो और कुछ करना भी नहीं, ये इजिली हो जाएगा। अब ऐसे ही जो है ना ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग के पास क्या करना है, प्रूव द फ्लोइंग इक्विवेलेंस बाय प्रूविंग द इक्विवेलेंस ऑफ द डुअल्स। इसमें ना बाय प्रूविंग द इक्विवेलेंस ऑफ द डुअल्स, ये जो है ना ये लाइन है, इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, इसका सबसे पहले डुअल फॉर्म निकालना है। इसमें ना नेगेशन को हम लोग जैसे बोले थे ना कि नेगेशन को ये जो है इसका मतलब होता है नेगेशन, तो इसीलिए हम नेगेशन ना तुम्हें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम लोग ऐसे हम जो है ना ऐसे नेगेशन करके लिख दिया है। चाहे तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेगेशन। दोनों का जो हम लोग नेगेशन को हम लोग इन दोनों से डोनेट करते हैं। तो ये हो गया नेगेशन, ये हम लोग के पास एक्सप्रेशन समझो क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग को लेकिन प्रूफ किससे करना है, इक्विवेलेंस ऑफ द डुअल्स, प्रूविंग द इक्विवेलेंस ऑफ द डुअल्स को हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसका जो है ना ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो डुअल होगा वो क्या होगा, तो ये होगा। डुअल में हम लोग करते क्या है, तो ये सिंबल है, इसको हम लोग चेंज करेंगे इससे, एंड को और से, और को एंड से, एंड को और से, फिर और को एंड से, एंड को और से, इससे हम लोग बस चेंज किए। और ये चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग बस अब इसमें हम लोग सिंपली रिड्यूस करेंगे, जैसे हम लोग बाकी ऊपर क्वेश्चन में किए ना उसी तरीके से करेंगे। इसमें देखो तो इसमें हम लोग के पास क्या हो रहा है, हम लोग के पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है। क्यों, तो देखो इसमें जो है ना नेगेशन ऑफ पी जो है ये कॉमन है, ये नेगेशन ऑफ पी कॉमन है। तो इसमें ना हम लोग के पास जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना ये कहता है हम लोग के पास, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि P यूनियन Q एंड R है। अगर इसका वैल्यू अगर P यूनियन Q और P यूनियन R है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अगर इस साइड से अगर ट्रू है तो इस साइड से भी तो ये ट्रू है ना। अगर कोई क्वेश्चन में अगर ये गिवन हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ये इसी तरीके से, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है और इन दोनों के बीच में जो यूनियन, ये दोनों वैल्यू सेम अलग हो और इसके बीच में कोई एक वैल्यू चेंज हो, तो वही इस फॉर्म में लिखा होगा। तो इस फॉर्म में क्या लिखा है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो इस क्वेश्चन में ना ये समझो नेगेशन है, ये नेगेशन ऑफ पी और ये नेगेशन ऑफ पी सेम वैल्यू है, और इसके साथ जो है ना जो ये है, एक सेकेंड, हाँ इसके साथ जो है ना दो अलग वैल्यू है, ये Q है, ये Q नेगेशन ऑफ Q है। तो ये और इन दोनों के बीच का सिंबल सेम है, लेकिन बीच का सिंबल जो है ना वो अलग है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अपोजिट साइड वाला को पार्ट का आया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये Q और फिर यूनियन और इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो वैल्यू है ना ये वैल्यू और ये वैल्यू इसका इंटरसेक्शन हम लोग लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग लिख लिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिखे तो ये दोनों वैल्यू देखो, ये Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, तो इसको हम लोग फॉल्स लिख सकते हैं कंप्लीमेंट लॉ से। अब ये फॉल्स है तो इसका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग आइडेंटिटी लॉ से इसका वैल्यू को हम लोग ये लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू यूनियन एफ अगर होता है तो क्या होता है, वही वैल्यू आ जाता है। तो आइडेंटिटी लॉ से ये हो गया। अब नेगेशन ऑफ पी को क्या लिख सकते हैं, पी और इंटरसेक्शन ये वैल्यू है ही। अब इसका वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी। ये जो है कि ये फॉर्मूला ही है एब्जॉर्प्शन लॉ का, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो यही हमारा RHS है, तो हैंस प्रूफ। ये था हम लोग के पास एक क्वेश्चन। अब जो है ना एक क्वेश्चन है टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। इस पे ना हम लोग के पास क्वेश्चन में ना समझो टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है ना, तुम्हें ये प्रूफ करना होता है। तो इम्प्लीमेंट ये जो टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है ना उसमें क्या हम लोग करते हैं, तो जो हम लोग के पास अगर दो एक्सप्रेशन है ए और बी, इसका जो ये जो इम्प्लाई है ना, ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू अगर ट्रू आए,
सारे केसेस में टोटोलॉजी मतलब ये जो वैल्यू अगर टोटोलॉजी है तब जाके हम लोग क्या कहेंगे कि ये टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन होता है। इसको हम लोग डोनेट करते हैं ए, और इसको हम लोग ऐसे करके जो डोनेट करते हैं ना, ये ए डबल इम्प्लाइज बी, हम लोग ऐसे इसको मतलब डोनेट करते हैं, इसको हम लोग टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है। अब ऐसे ही अगर ये इस पे अगर हम लोग के पास क्वेश्चन कैसा आएगा, तो प्रूफ दैट ये एक वैल्यू है और इसको इम्प्लाइज किया है कि आर से, तो मतलब ये पूरा जो है ना ए है और ये बी है और इसका इम्प्लाइज है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसका बेसिक मतलब ये है ना कि ये जो वैल्यू है वी नीड टू प्रूफ का मतलब क्या, ये टोटोलॉजी का मतलब क्या कि ये जो ए इंटरसेक्ट मतलब ए सिंगल एरो बी है ना, वो टोटोलॉजी मतलब क्या है कि ट्रू होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो पूरा ए है, ये पूरा ए यहाँ लिखे, और ये जो बी है इसके बीच में ये सिंगल एरो, ये अगर ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ए और सिंगल एरो बी जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो सिंगल एरो ये बी का वैल्यू यहाँ आया, ये क्या है, ये ट्रू होना चाहिए, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसका एलएचएस ये है पूरा, इसको हम लोग को बस ट्रू प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसको हम लोग रिड्यूस करके अंतिम में ये इसका आंसर ये ट्रू आया। तो ट्रू आने पे ये हम लोग टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। तो इसको बस सॉल्व करके देखना, ये इजिली सॉल्व हो जाए। जैसे हम लोग ऊपर में जितने भी लॉ पढ़े हैं ना, उसी के बेसिस पे ये है क्वेश्चन, तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। मतलब सारे लॉ का हम लोग को बस सबसे पहले ही तो क्या करना होगा कि ये जितना भी ये है इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी ना ये सिंबल याद रखना कि इस सिंबल या इस सिंबल पे कोई लॉ नहीं लगेगा। हम लोग के पास लॉ लगता है नेगेशन पे, यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे, बस इसी तीन पे हम लोग के पास लॉ लगता है। तो बाकी सब पे और किसी पे लॉ नहीं लगेगा। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, अब जो है ना अ, हम लोग के कैंपस में अभी तक यहाँ पे हुआ है, उसके बाद जो है ना एक टॉपिक है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, उसमें ना वो फॉर्मूले मतलब उसके फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले तो पूरे लिखवा दिया गया है, पर उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो वो पूरा क्वेश्चन एक तरह से वो टॉपिक जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए वो अभी हम नहीं डाले इस पार्ट में। इस पार्ट में अब जो है ना इसका जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का ना, एक लास्ट टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, वो हम वो हो चुका है। और ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, हम लोग ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और 11 में भी पढ़े थे, ये हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें करना क्या होता है, हम लोग के पास ये जैसे कि ना प्रूफ डेट इतना, ये जो है ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इसको हम लोग एस एन मानेंगे, एस एन इक्वल टू इतना है। अब स्टेप वन हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग को इसको प्रूफ करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको n इक्वल टू वन के लिए प्रूफ करेंगे। तो n इक्वल टू वन के लिए क्या होगा, वन स्क्वायर, एलएचएस में वन स्क्वायर, आरएचएस में इसके जगह पे n के जगह पे वन वैल्यू पुट करो। तो 1/3 इंटू वन इंटू टू इंटू वन माइनस वन, फिर इंटू टू इंटू वन प्लस वन, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी वन आया। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस में होने में मतलब ये ट्रू है एन इक्वल टू वन, यही हम लोग को प्रूफ करना था कि एन इक्वल टू वन के लिए। अब स्टेप टू क्या है, तो स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि एन इक्वल टू के के लिए ये ट्रू है। तो एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, ये एज्यूम करने का मतलब क्या है कि एस के इक्वल टू ये वैल्यू ये इक्वल हो, ये हम लोग एज्यूम करके रखे हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू अगर मान ले, इसको अगर हम लोग पहला माने और इसको इक्वेशन नंबर टू मान ले। अब स्टेप थ्री क्या करेंगे, इस वाले में स्टेप टू में ना क्या करना है, तो बस एज्यूम करना है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करके हम लोग लेट इसको इक्वल टू मान लेंगे। अब जो है ना स्टेप थ्री में क्या करना है, तो n इक्वल टू के प्लस वन, यहाँ पे k था ना, अब k प्लस वन के लिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है। तो k प्लस वन के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, k तक का तो ये होगा, और फिर k प्लस वन का टर्म एक टर्म ऐड होगा। तो एक टर्म ऐड होगा मतलब k प्लस वन का मतलब क्या कि ये k के जगह पे k प्लस वन का वैल्यू डालो, तो 2k+1 होगा। ये 2k+1 कैसे आया ना, तो k के जगह पे k+1 अगर डालेंगे तो 2 × k+1 और -2 है, मतलब -1 है, ऐसे है ये। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2k+1 का होल स्क्वायर। तो वही हम लोग 2k+1 मतलब k+1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं इस k के जगह पे, और यही बस ये आया। तो ये हम लोग के पास एलएचएस में ये आया, और इसको हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इसमें ना k के जगह पे k+1 का वैल्यू डाल रहे हैं, k के जगह पे k+1, यहाँ पे भी k के जगह पे k+1 का वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा, फिर यहाँ पे k+1 का वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा। ये जो है ना एक्सचेंज करके लिखे हैं, इसका वैल्यू ये आएगा।
और ये जो है के, इसमें हम लोग k+1 का वैल्यू डाले, बस k+1 का वैल्यू डाले हैं के जगह पे। अब जो है ना LHS, इसका जो LHS है, LHS में क्या है, ये पूरा वैल्यू है। तो इस पूरे वैल्यू में ना यहाँ तक का जो है हम लोग पहले से ये इस स्टेप में जो है ना यूजिंग टू हम लोग लिख सकते हैं ये, क्योंकि हम लोग पहले से एज्यूम किए हैं तो ये इक्वल है। ये हम लोग को मालूम है कि ये एज्यूम किए हैं तो ये इक्वल है, तो ये वैल्यू हम लोग लिख लिए के का, तो के का ये वैल्यू लिख लिया पूरा। अब ये लिख लिए, तो अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, बस और कोई काम नहीं करना है। तो इसमें से हम लोग 2k+1 2k+1 हम लोग कॉमन लेंगे, और बाकी अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आया, और ये RHS के इक्वल है, तो ये k+1 के लिए ट्रू है, ये हम लोग प्रूफ किए। मैथमेटिकल इंडक्शन के बाय मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो जाएगा, तो Sn जो है ना वो ट्रू है फॉर ऑल n, फॉर ऑल n, ये जो है ना फॉर ऑल n के लिए ये ट्रू है। ये हम लोग ऐसे प्रूफ किए। ऐसे ही हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करके देखना खुद से, आराम से हो जाएगा। ऐसे ही अब जो है ना, ये तो था समझो बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं, हमेशा हम लोग करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना हम लोग लगभग पिछले सेमेस्टर में भी डा में पढ़े थे, उससे पिछले में भी शायद पढ़े थे। हम लोग जो है ना मैथमेटिकल इंडक्शन लगभग सब जगह पढ़ते आ रहे हैं। अब जो है ना, अब इसमें ना बस थोड़ा सा एक ये अलग है कि इसमें ना डिविजिबल बाई 3 ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट इतना जो है ना वो डिविजिबल बाई 3, तो इसके लिए भी ना सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले n=1 के लिए प्रूफ करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 में n=1 के लिए प्रूफ करेंगे, तो n=1 का वैल्यू, n का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1³ प्लस 2 × 1, ये है 3। और ये 3 क्या है, तो ये 3 डिविजिबल बाई 3 है। तो ये इसका क्या मतलब है कि Sn जो है वो ट्रू है n=1 के लिए। ऐसे ही हम लोग n=k के लिए क्या करते हैं स्टेप 2 में, कि एज्यूम करते हैं कि ये डिविजिबल बाई 3 है, तो k+2k, मतलब इसका वैल्यू जो है ना n के जगह पे k का वैल्यू पुट करो, तो k³ प्लस 2k जो है वो डिविजिबल बाई 3 है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अब हम लोग स्टेप 3 में क्या करते हैं, तो k+1 का वैल्यू जो है ना, k+1 में हम लोग जो है ना वो प्रूफ करते हैं कि k+1 में वो ट्रू है। तो k+1, n के जगह पे k+1 डालो, k+1 डालो, तो वही हम लोग k+1 का वैल्यू, k+1 का वैल्यू, इसको हम लोग को प्रूफ करना है ना कि ये डिविजिबल बाई 3 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड किए तो k³ प्लस 1 प्लस, इसको हम लोग एक्सपेंड करने के बाद हम लोग ये लिखे, और इसको एक्सपेंड करने के बाद 2k+1 का वैल्यू जो है ना, इसको हम लोग 2k+2 ऐसे ये वैल्यू है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग k³ और 2k अलग से हम लोग यहाँ लिख लिए आगे में। बाकी जो वैल्यू बचा यहाँ 3k², 3k, ये दोनों यहाँ है, और फिर 1+2, 1+2 3 होता है, ये यहाँ टोटल वैल्यू जो है ना यहाँ लिखे। अब इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिए, और k² प्लस k+1, ये हम लोग ऐसे लिखे, और ये वैल्यू तो हम लोग के पास है ही। अब जो है ना, ये अगर 1 है और ये 2 है, तो ये 3 से, 3 का मल्टीपल है, 3 × है ना, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। और ये जो वैल्यू है ये हम लोग एज्यूम ही किए थे, यहाँ पे देखो कि वी एज्यूम ये वैल्यू कि डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना ये पूरा डिविजिबल बाई 3 होगा। तो ये ट्रू है k+1 के लिए भी, इसीलिए ये n के लिए भी ट्रू होगा। ये हो गया समझो, डिविजिबल बाई 3 में ना ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भी जो है ना डिविजिबल बाई 9, इसको भी सॉल्व करके देखना। इसमें जो है ना, इसमें भी, इसमें जो हम लोग के पास n=k के लिए ये प्रूफ किए, ये डिविजिबल बाई 3। अब n=k+1 में ना ये वैल्यू आया, तो ये वैल्यू में ना हम लोग के पास देखो कि ये जो डिविजिबल बाई 3 इसमें है, ये दोनों वैल्यू पहले से है हम लोग के पास, तो ये दोनों वैल्यू को इसीलिए हम एक्सपेंड नहीं किया है। यहाँ पे ये जो है ना वैल्यू है ना पहले से एक्सपेंड नहीं किए, बस हम लोग को एक्सपेंड किसको करना है, k+1 को एक्सपेंड किए। k+1 मतलब k+3 को एक्सपेंड किए, ये जो k+3 है ना बस इसको एक्सपेंड किए। तो ये k+3 को एक्सपेंड किए, और ये जो k³ है इसको हम लोग इस साइड ले आए। इस साइड लाने के बाद ये हो गया, तो ये हम लोग के पास एज्यूम्ड फॉर्म में आ गया, जो हम लोग एज्यूम किए थे, ये जो एज्यूम किए थे उसके फॉर्म में आ गया। ये डिविजिबल बाई 9 है, बाकी ये सारे वैल्यू भी जो है वो डिविजिबल बाई 9 हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 के मल्टीपल है, इसीलिए ये डिविजिबल बाई 9। तो ये भी डिविजिबल बाई 9, ये भी डिविजिबल बाई 9, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, डिविजिबल बाई 9। यहाँ पे डिविजिबल बाई 9 है, और फिर Sn जो है वो ट्रू होगा फॉर ऑल n k=1 के लिए, और फिर इसीलिए क्या हो जाएगा, तो सबके लिए ट्रू होगा। ये था समझो अभी तक का हम लोग के पास जो यूनिट खत्म, मतलब जो हम लोग के पास कंप्लीट हुआ है हम लोग में। बाकी एक टॉपिक बस बचा है, वो टॉपिक अगर कल शायद खत्म हो जाएगा तो वो कल डाल देंगे।